करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो भी एसके झा सर का 4100 प्लस का फिजिक्स का सेट 1 आज से हम शुरू करने वाले हैं। और इस सेट को 4100 प्लस सेट को हम फिजिक्स का सिर्फ बात कर रहे हैं, 7 से 8 सेट में हम कंप्लीट कर देंगे। यानी 7 से 8 सेट में 4100 प्लस का पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। इन सभी का पीडीएफ मैं वहीं अपडेट कर दूंगा, यानी प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, मैं आपको बता दूं कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसको याद रखिएगा, डेसी से शुरू होता है, यानी कि डेसी 10⁻⁻1 होता है। सेंटी की बात करें तो 10⁻² होता है। अगर इसके बाद मिली की बात करें तो मिली होता है 10⁻3, ठीक है। अब मिली के बाद क्या होता है, माइक्रो। माइक्रो जो होता है ये 10⁻6 हो जाएगा। और इसके बाद नैनो होता है तो 10⁻9। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 माइक्रो के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल का जो माप इकाई होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हीं दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी किसकी जो इकाई है वो एक है। दाब और बल का, बल और उत्प्रेक्ष बल का, बल और गति और बल और चाल, यानी किसका जो है वो एक ही है। तो आपको बता दूं कि बल और उत्क्षेप बल का जो राशि होती है वो एक होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, बल, ठीक है। भौतिक राशि ये क्या हो जाएगा, आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फेयर की बात करें तो एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डाउन करना होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का ये करना है, चयन करना है। त्वरण एक सूची भौतिक राशि है, ये मात्रक है, यानी दूसरा भौतिक राशि है, दूसरा मात्रक है। त्वरण क्या होता है, जो त्वरण होता है ये मीटर पर सेकेंड में होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होता है, त्वरण होता है। बल क्या होता है, तो बल आपका न्यूटन में होता है। कार्य क्या होता है, तो कार्य आपका जूल में होता है। और आवेग क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये 2 हो जाएगा, यानी पहला का 3 ऑप्शन एक ही में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो अभी हमने देखा है कि नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ के। तो 10⁻⁹ का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मेट देखिए 1/, में दिया है। तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1/10⁹, यानी कि ये क्या हो जाएगा 10⁻⁹। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेग का मात्रक क्या होता है। तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है,
यानी किसका जो है कोई भी इकाई नहीं है, तो घनत्व, विस्थापन, दाब, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। सभी राशियां सदिश हैं, ठीक है, तो क्या कौन हो जाएगा, सदिश राशि कौन है, कार्य ऊर्जा बल नहीं, चाल त्वरण वेग नहीं, ऊष्मा प्रकाश विद्युत नहीं, वेग त्वरण और बल, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सदिश और अदिश, सदिश में जिसमें क्या परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश होता है, ठीक है, तो वेग त्वरण बल, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होती है। तो दो सदिशों से के गुणनफल से प्राप्त राशि जो होता है सदिश भी होगा और अदिश भी होगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम के गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये कितना बल, तो सिर्फ दो बल के, समांतर चतुर्भुज बल के नियम सिर्फ दो बल पे लागू होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, कि सदिश 3i 4 कैप में y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो y अक्ष पर देखिए क्या होता है, i कैप, j कैप और k कैप तीन होता है। x अक्ष पे i होता है, y अक्ष पे क्या नाम है j होता है और z अक्ष पे k होता है। तो y अक्ष पे कौन सा प्रक्षेप होगा, तो y अक्ष की बात करें तो यहाँ पे j कैप नहीं है, तो y अक्ष पे प्रक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, तो वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, यानी कि 12 न्यूटन और 8 न्यूटन। तो देखिए मैक्सिमम क्या मान हो जाएगा, आर मैक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बल 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा। तो परिमाण क्या हो जाएगा, बल अगर F बराबर ये है 2i कैप 3j कैप 6k कैप है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 और 4 40, 9 49, √49 यानी कि क्या हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो सदिश 4i कैप 7th j कैप तथा 2i कैप 3j कैप को जोड़े जाते हैं, तो इन सदिशों का योग परिमाण क्या होगा, यानी कि इन सभी का योग और परिमाण क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए 4i कैप जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यही जोड़ देते हैं, 4 2 6, आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ेंगे और जे कैप वाले को जे कैप के साथ जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 10 जे कैप, ठीक है। अब इनका परिणाम क्या होगा, इनका अगर परिणाम देखेंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर का मोड में √6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा √136 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब, तो किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या होंगे, नियत होंगे, यानी कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होंगे तभी उसे पिंड को क्या कहा जाएगा, समरूप कहा जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वेग का मान और दिशा नियत हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था से गिरने के क्या होती है, ये किसके समानुपाती होती है, गिरने के समय के वर्ग के, एकदम फ्रीली गिर रहा होगा, मान लीजिए कोई वस्तु फ्रीली गिर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा
गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? चलिए, तो ये मुक्त अवस्था से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर ma, हमको a निकालना है तो क्या हो जाएगा? F बट्टा m। F कितना है? F कितना है? 40 न्यूटन और m कितना है? 5 किलो। तो क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? जब वेग और समय ग्राफ होगा, वेग मान लीजिए ये वेग है और ये समय का ग्राफ है, यदि समय x के यानी इस समय के समानांतर होगा तो वस्तु अगर इस तरीके से जा रहा होगा तो वस्तु नियत वेग से चल रहा होगा। क्या होगा? ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही चलते रहेगा, तो वस्तु क्या होगा? वो नियत वेग से चल रहा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो शून्य त्वरण को कौन प्रदर्शित करता है? एकदम शून्य त्वरण को। तो देखिए बी सी जो है इस तरीके से बी और सी रेखा है, यानी कि एक समान वेग से चल रहा है, नियत चल रहा है, तो ये शून्य त्वरण यानी त्वरण इसका बढ़ नहीं रहा है, एकदम शून्य त्वरण है, जितना पे है उतना ही पे है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी सी जो है शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ गति निर्दिष्ट कौन करती है? तो वो वेग करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप से जाना जाता है? अगर एक समान वेग से चल रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो वेग होता है। मान लीजिए कोई वस्तु बढ़ रहा है तो किसी वेग से बढ़ेगा तो उसे वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहेंगे कि वो वेग है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो देखिए दूरी और विस्थापन का जो उपयोग होता है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने में और किसी दिए गए समय उसकी इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर तय की गई दूरी शून्य है, अगर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से हिला ही नहीं है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? इस पर जब तक कोई दूरी घसकेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? क्या किया जाता है? ऊपर की ओर फेंका जाता है। अगर कोई वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, और फिर वो आपके ही पास आ जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका विस्थापन कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ से फेंके 100 मीटर गए, यहीं आ गया, आप ही के हाथ में आ गया, फेंके आप ही के हाथ में आ गया, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है क्योंकि यहाँ 100 मीटर दे के आपके दिमाग को वो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश में कहा जाता है। अगर वो असमान दूरी तय करती है तो वो असमान गति कहा जाएगा, तो उसका गति क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड का एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। टी सेकेंड में तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी? तो वो टी के पावर 3/2 के क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेम के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वेग होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग और समय ग्राफ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। तो गति का द्वितीय समीकरण अगर कहा जाए तो गति का द्वितीय समीकरण हो जाता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द्वितीय समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपसे प्रथम पूछे तो प्रथम होता है v बराबर u प्लस ए टी और द्वितीय ये होता है। अगर आपसे तृतीय पूछे तो तृतीय होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर और ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन। देखिए अगर वस्तु को मान लीजिए फेंक दिए, इधर 100 मीटर पे फेंक दिए, ठीक है, तो ये तो 100 मीटर दूरी ना हो गया। ये 100 मीटर जाएगा, 100 मीटर आएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2 मीटर होगा। और यहीं से आप फेंके हैं, यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 क्या नाम, विस्थापन, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा 200/0 यानी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो गति में परिवर्तन क्या होगा, तो गति में परिवर्तन आपका -2u हो जाएगा। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ से बॉल आपने इसमें मारा, ये आपका वापस आ जाएगा, तो ये -2u हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है। मोटर गाड़ी ए और बी से क्या पता चलता है, दूरी ए और ये बी, दूरी और समय का ग्राफ है। इससे यही पता चलता है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है, यानी इसके ए की अपेक्षा ये जो बी है अधिक वेग से चल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, वेग और समय का ग्राफ है, क्या प्रदर्शित करता है, ये वेग है, ये समय, एक यानी कि ये एक समान त्वरण से क्या, एक समान त्वरण से जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ होता है, वेग और समय ग्राफ का ये है। तो ये तो एक समान त्वरण से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा समझाने के, ये एक समान त्वरण से जा रहा है। अगर यही आपका इस तरीके से जाता तो हम कहते हैं कि एक समान वेग से जा रहा है। अगर आपको कहते हैं कि ये इस तरीके से जाता, जब इस तरीके से जाता तो क्या होता, कहते हैं कि त्वरण घटेगा, यानी त्वरण घटेगा। अगर इस तरीके से जाता तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, त्वरण बढ़ेगा, यानी इधर त्वरण घटेगा, इधर त्वरण बढ़ेगा, और ये आपका एक समान वेग हो जाएगा। अगर ऐसे जाता तो कहते हैं ये असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग और समय ग्राफ क्या होता है। अभी हमने कहा है एक सरल रेखा होता है, जो अभी आपने देखा है कि इस तरीके से होता है, तो एक सरल रेखा होता है, ठीक है। डैश एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, यानी कि ये क्या है, त्वरण जो है एक वस्तु के प्रति इकाई समय में ये माप है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा। पीछे की तरफ घर्षण बल क्या हो जाएगा, पीछे की दिशा में होगा,
अगर एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, स्थिर चाल से चलमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा, इसके पीछे की तरफ ना होगा घर्षण बल, इधर होगा। मान लीजिए साइकिल चला के बढ़ रहे हैं आगे, तो ये घर्षण कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति क्या हो जाएगी। जब समानांतर होगा, अभी हमने बताया है, जब वेग समय ग्राफ जो समानांतर हो तो ये क्या हो जाएगा, गति क्या हो जाएगी, एक समान गति हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद और लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, दोनों को पृथ्वी पर लगा समय क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान होगा, इसमें नो डिफरेंस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चाहे लकड़ी का गिराइए चाहे बॉल का गिराइए, वो दोनों एक समान ही चाल से नीचे गिरेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड चलिए यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले बात क्या है, समय हमारे पास क्या दिया है, 20 सेकेंड, ठीक है, और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की गई है और आंसर मीटर पर सेकेंड में है। तो 144 को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 144 गुने 5/18 से भाग देंगे। तो 5/18 से भाग देंगे तो 18 ये 18/44, तो 8×5 = 40, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 40 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा। जब इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो देखिए v बराबर क्या होता है, u + at। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 + a गुना समय कितना है, 20, तो 20, यानी v बराबर 20a आ गया। तो v बराबर 20a आ गया और यहाँ पे हमारा 40 मीटर पर सेकेंड v आया था, तो 40 बराबर 20a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। a का मान यानी त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, ये कितनी दूरी तय करेगा। अब हम लगाएंगे s बराबर ut + ½ at²। ये हमारे पास 2 आया है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। s बराबर ut + ½ at² जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, u हमारा 0 है तो ये इसको क्या कर देगा 0, तो 1/2 a क्या नाम है, त्वरण हमारा 2 आया था तो 2, और t का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 2 से 2 कट गए, यानी दूरी कितना आ जाएगा, 400 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये है, एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है, तो 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। यानी कि 2 सेकेंड में जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, ठीक है, और a यहाँ क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान दे दिया है और टाइम हमारे पास 2 दिया है। बस s बराबर ut + ½ at² लगाएंगे, इसमें भी ये तो 0 है तो 0, यानी कि 1/2 a 2 और t 2, यानी कि 2 × 2, 2 2 कट जाएगा, यानी कि 4 मीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 है, 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने बाद यह इसका वेग दुगना हो जाएगा, इस तरह का प्रश्न है। इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक पेज में क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए क्या दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और आपका v जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी u जो है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमसे पूछ रहा है कि दुगना कितने समय में हो जाएगा, तो v क्या हो जाना चाहिए, 200 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर u + at इसमें लगाएंगे, तो v क्या हो जाएगा 200, u आपका 100 है, और 10 समय दिया है तो 10 क्या दिया है, त्वरण दिया है, तो 10 × t, ये जाएगा 200 - 100, तो 100 बराबर 10t होगा, तो 1 0 से 1 0, यानी कि t क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।